नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस के अंतर्गत। मैं भगवान सहाय आप सभी के लिए प्रकरण लेकर आया हूं, आपके यानी वर्णमाला प्रकरण। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम सभी पटवार और आपकी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो भाषा है, इस भाषा को लगभग राजस्थान की सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाता है। और आप जानते हैं जैसे कि पटवार की भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हम यानी पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पटवार आपकी भर्ती परीक्षा, ये देखिएगा दोस्तों, आपकी पटवार आपकी भर्ती परीक्षा जो संभावना के तौर पर आपकी फरवरी के अंतर्गत होने की संभावना है, जो आपके यानी कि 2021 के अंतर्गत। 2020 तो कैसा गया इसको आप सब जानते हो। तो देखिएगा दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा जो संभावना के तौर पर फरवरी 2021 में होने की संभावना है, इसके अंतर्गत आपके लगभग 15% भाषा का वेटेज रखा गया है। 15%, यानी कि लगभग भाषा के अंतर्गत आपके 22 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपकी हिंदी और आपके यानी कि यूँ कह लीजिए आपके अंग्रेजी भाषा दोनों को समाहित किया गया है। ये देखिएगा, इसके अंतर्गत आपकी हिंदी और आपकी अंग्रेजी भाषा दोनों को समाहित किया गया है दोस्तों। और विशेष बात यह है कि इन दोनों से मिलाकर सवालों की लगभग संख्या मानी जाएगी 22। इसमें कितना ऊपर होता है कितना नीचे होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके 2-4 सवाल हमेशा हर परीक्षा में जरूरी नहीं है कि आपके जो दिया गया उसी के हिसाब से पूछे जाए, ऊपर नीचे हो जाया करते हैं। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो 22 सवाल आपके यहाँ पर पूछे जाने हैं, ये देखिएगा, इनमें से हिंदी से कितने पूछे जाएंगे, कम से कम हिस्से में 11 तो आएंगे आएंगे। अधिकतम कितने हो सकते हैं ये निश्चित नहीं है। 15 सवाल भी हो सकते हैं, 16 सवाल भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 22 सवाल हमारे समक्ष हैं और इनके लिए हमारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, वो सिलेबस यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, आपकी संधि, इसी के आगे है आपकी समास, ये देखिएगा, इसी के आगे है दोस्तों आपका प्रत्यय, ये देखिए, और इसी के आगे है आपके उपसर्ग, ये देखिएगा। यानी कि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये तो हमारे मुख्य प्रकरण हैं जो आपको सभी परीक्षाओं में मिल जाएंगे लगभग। और इनके आगे मैं चर्चा करता हूँ तो फिर आपके यानी कि पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत तो आपकी वाक्य शुद्धि, ये देखिएगा, आपके वाक्य शुद्धि एवं आपके शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि एवं आपके शब्द शुद्धि, एक ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है। और इसी के आगे मैं चर्चा करूं तो फिर आपके विलोमार्थी शब्द, ये देखिएगा, विलोमार्थी शब्द, ये देखिएगा। और इसी के आगे मैं चर्चा करूं तो आपके पर्यायवाची शब्द, ये देखिएगा। इसी के आगे यदि मैं चर्चा करता हूं तो आपके लोकोक्ति और आपके मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे, यह देखिएगा, लोकोक्ति और मुहावरे। अब इससे पहले जो आपका पाठ्यक्रम था उसमें से हल्की सी यही जो आपके दिखे हैं दिए हुए सिलेबस में, ये सारे के सारे यही प्रकरण आपके ग्राम सेवक में भी आते हैं, यही आपके सिलेबस है। ग्राम सेवक में कई बार यदि आपको पता हो तो 10 सवाल परीक्षा में पूछे गए थे, लेकिन 10 सवाल इस तरीके से परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों कि 10 में से विद्यार्थियों ने 2-2 सवाल ठीक नहीं किए। उसके पीछे बड़ा कारण था कि सवालों में बड़ी जटिलता थी, कठिनाई थी। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 सवाल सही करना बड़ा भारी पड़ गया था। तो वहां पर 2 सवाल सही करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ रही थी। इन्हीं 4 में से ही पूछे गए थे, वहां पर तो इनमें से कोई सवाल आया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मान के चले आ जाए। तो हम सभी को इन प्रकरणों को हम देखते आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा सिलेबस है और यानी कि हमारी शुरुआत करें हम आपके वर्णमाला से करेंगे हम। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि वर्णमाला प्रकरण जो हमारे इस पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है, यानी कि पटवार के अंतर्गत और आपके यानी कि ग्राम सेवक के अंतर्गत हमारे यानी कि ये जो आपका सिलेबस है ना, ये आपका पूरा है, लेकिन वर्णमाला प्रकरण आपके शामिल नहीं है। लेकिन ये विशेष बात इसको भी आप समझ लीजिएगा कि यह वर्णमाला प्रकरण शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से एक आध सवाल टपके जाते हैं, आ जाया करते हैं। तो उन सवालों को करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और बिना वर्णमाला के आप संधि समास पढ़ते उपसर्ग सीख भी नहीं सकते। तो संधि समास पढ़ते उपसर्ग यदि आप सीख जाते हो तो आप यूं समझ लीजिएगा कि व्याकरण का एक मूल आधार यानी मुख्य जो स्तंभ होता है उसको आप सीख जाएंगे। और व्याकरण सीखने के 4 स्तंभ कह लीजिए आप इनको, यानी संधि समास पर आपके पढ़ते उपसर्ग, या यूं कह लीजिए 4 पिलर हैं।
यही है। यदि व्याकरण आपको आज सीखनी है तो इन चार का आपको ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ये चार जब आपको आ जाएंगे चारों के चारों, तो आपका यानी कि परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों आपका काम और आसान हो जाएगा। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यानी जहाँ से हमारी शून्य अवस्था से हमारी व्याकरण प्रारंभ हुआ करती है, मैं वहीं से आपको लेकर चल रहा हूँ। यानी कि हमारी हिंदी क्या है दोस्तों? हमारी हिंदी है एक भाषा है। हिंदी क्या है दोस्तों? हमारी एक भाषा है। और ये जो भाषा शब्द है, मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। हमारी हिंदी क्या है? आपके यानी कि भाषा है। और ये जो हमारी भाषा है, इस भाषा शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि भास धातु से हुई है। और इस भास धातु का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रकट करना। ये देखिएगा जरा, यानी कि हमारे भाषा शब्द की मैं बिल्कुल पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहा हूं बिना आपका समय बर्बाद किए। मैं समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता आप सब लोगों का। और हमारा प्रकरण है जहां से आपकी शून्य अवस्था प्रारंभ होती है, वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है। और भास धातु का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। अब जरा देखिएगा हम क्या प्रकट करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने यानी कि मन मस्तिष्क के यानी मस्तिष्क के विचारों के मन के भावों को आपके यानी व्यक्त किया करता है। और जिस माध्यम से वह व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो हमारी भाषा की सीधी सी परिभाषा होगी जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर। देखिएगा जरा, मेरे साथ साथ चलिएगा, लिखते जाइए। लिखिएगा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लिखिए दोस्तों, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने मन के भाव मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करता है। विचारों को प्रकट करता है उसे, मेरे साथ लिखिए दोस्तों, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, यह जो परिभाषा मैंने आपके समक्ष लिखी है, ये परिभाषा लिखी है मैंने, यानी कि आप यूँ समझिएगा कि आपके सामान्य परिभाषा है। और यदि मैं विशेष परिभाषा की यदि बात करता हूँ तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि एक आध उदाहरणों की मैं आपको लिखकर बताता हूँ। जैसे कि देखिए, हमारे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं, ऐसा हमारे कहा महर्षि पतंजलि में। यहाँ लिख रहा हूं मैं इधर, महर्षि पतंजलि। ये देखिएगा, बहुत बड़े विद्वान हुए हमारे भाषा के। और इसी के आगे एक परिभाषा और लिखता हूं मैं आपके लिए। लिखिए, जिन
ध्वनि चिन्हों के द्वारा, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं। ऐसा हमारा कहना है। ये जो परिभाषा मैंने आपके समक्ष लिखी है, ये लिखी है बाबूराम सक्सेना की, हमारे भाषा के विद्वान हुए ये। तो इन परिभाषाओं के आधार पर आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने हृदयगत भावों को, मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करता है और जिस माध्यम से वह प्रकट करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। ये बात समझ, अर्थात मैं इसको ऐसे कह सकता हूं दोस्तों, आप यूं समझ लीजिएगा कि आपकी भाषा क्या है, यानी कि भाषा को आप यूं कह लीजिएगा कि हमारी जो ये भाषा है, भाषा आचार विचार का साधन है। भाषा क्या है दोस्तों? आचार विचार का साधन है। ये देखिएगा, आचार विचार का साधन है, ये देखिएगा। और या फिर यूं कह लीजिए, इसी बात को आप यूं लिख सकते हैं कि हमारी भाषा का क्या है? आपके अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये देखिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये देखिएगा, तो आप यूं समझ लीजिए दोस्तों कि भाषा आचार विचार का साधन है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अर्थात एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को कुछ कहना है, दूसरे मनुष्य को कुछ समझाना है। यदि जो कुछ भी बात आपको एक दूसरे का यानी कि समझाना है, आपको यानी कि लिखना है, प्रेषित करना है, तो जाहिर सी बात आप यह समझ लीजिए कि आपको भाषा की सहायता के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक हमारे विद्वान हुए, उनकी परिभाषा भी देखो, मैं आपको बताता हूं। उनका नाम है सीताराम चतुर्वेदी। ये देखिएगा, क्या नाम है? सीताराम चतुर्वेदी। इन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। अब वो क्या दी है जरा देखिएगा। इन्होंने कहा है, यदि भाषा नामक तत्व इस संसार में नहीं होता, यानी आप यूं कह लीजिए कि भाषा के आविर्भाव के कारण, जो इनकी परिभाषा है, भाषा के आविर्भाव के कारण सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, विराट बस्ती बनने से बच गया। ये देखिएगा, गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। इन्होंने ऐसा कहा है कि यदि भाषा नामक तत्व हमारा इस संसार में होता ही नहीं तो पूरा संसार यानी गूंगा होता, और गूंगा जब होता है तो बताइए आप पर्वतों की भांति होते, पर्वत आपके एक दूसरे के संपर्क में आया करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं आया करते। यदि आपको एक दूसरे के प्रति आपको संपर्क में जाना है, एक दूसरे से आचार विचार आपको बढ़ाना है, एक दूसरे को आपको समझाना है, एक दूसरे के व्यक्ति को आपको पहचानना है, समझना है, तो आपको भाषा नामक तत्व से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा मानना है हमारे इन विद्वान का, सीताराम चतुर्वेदी का। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है दोस्तों, क्या कि यदि भाषा नामक भाषा नामक तत्व इस संसार में नहीं होता तो हमारी स्थिति पर्वतों की भांति जड़ में होती, और जब हम पर्वतों की भांति जड़ में होते तो बताइए फिर हमारा संपर्क लोगों से कैसे बढ़ता, आपस में हमारा संवाद कैसे होता? तो यानी संवाद का जो हमारा माध्यम है वही क्या है? हमारी भाषा है। विचार संप्रेषण की जो प्रक्रिया जिससे गुजरती है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो यह बात मेरे प्यारे दोस्तों आपके सबके समझ में आ चुकी है, और मैं आगे चर्चा करता हूं। जरा देखिएगा, आपको एक बात और बताता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात।
इसी के अंतर्गत भाषा देखिएगा। ये जो हमारी भाषा है ना, ये भाषा होती है दोस्तों आपके, यानी कि यूँ कह लीजिएगा दो प्रकार की। एक तो होती है आपकी मौखिक भाषा, ये देखिएगा कौन कौन सी भाषा होती है दोस्तों। एक तो होती है आपकी मौखिक भाषा और एक होती है दोस्तों आपके लिखित भाषा। ये देखिएगा हमारी भाषा कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है आपकी लिखित भाषा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि भाषा के दो रूप हो गए, एक मौखिक हो गया, एक आपके लिखित भाषा हो गया। अब जरा देखिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं, आप जरा मुझे बताइएगा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक जो शब्द ना कैसे बना है, मौखिक शब्द बना है मुख शब्द में एक प्रत्यय लगाते हैं तब जाकर बनता है मौखिक। मुख शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बनता है आपका शब्द मौखिक, और मुख से जिसका संबंध वही हमारी मौखिक भाषा है। अर्थात मुख से बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करना, मुख से बोलकर भावनाओं को प्रकट करना, भावनाओं को प्रदर्शित करना ही क्या है, हमारी मौखिक भाषा है। अगली कौन सी, लिखित भाषा, अर्थात लिपि चिन्हों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, विचारों को स्पष्ट कर देना ही क्या है, हमारी लिखित आपकी यानी भाषा है। तो भाषा हो गई दो प्रकार की। ऐसे देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, परीक्षा में सवाल आ जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाता है कि भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मौखिक भाषा और एक होती है दोस्तों आपकी लिखित भाषा, यानी भाषा के दो रूप हो गए। अर्थात मैं एक बात और बताऊं कि यदि विकल्प में आपके दो प्रकार नहीं है तो फिर आप उत्तर कर सकते हैं तीन प्रकार, और आपकी तीसरी जो भाषा होगी दोस्तों वह होगी आपकी सांकेतिक भाषा। ये देखिएगा तीसरा प्रकार कौन सा है आपके इसका, ये देखिएगा सांकेतिक भाषा का। वैसे भाषा दो ही प्रकार की होती है, मौखिक भाषा होता है आपकी, लिखित भाषा हो जाएगी। तीसरी भाषा यदि आप जोड़ना चाहें तो सांकेतिक भाषा। यदि दो और तीन विकल्प में दोनों ही हो तो आपको उत्तर दो ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी आपके दो ही मान रखे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी दो ही मान रखे हैं, तो आपको भी दो ही करना है। आगे बात समझ में। यदि दो विकल्प में नहीं है तो फिर आपको तीन करना है, दो और तीन दोनों ही हो जाते हैं तो फिर भी आपको दो ही करना है, और दो विकल्प में नहीं है तो फिर तीसरा करना है। और तीसरा कौन सा, हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं दोस्तों कि संकेतों के द्वारा विचार विनिमय करना, यानी कि इस भाषा का प्रयोग अधिकतर कौन किया करते हैं, हमारे मूक बधिर बालक करते हैं, और यही हमारी परिभाषा हो गई कि संकेतों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति कर देना ही सांकेतिक भाषा है। आगे होगी बात समझ में, संकेतों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे मूक बधिर बच्चे नहीं होते, वो यूं 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 करते रहते, यूं 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 करके, आप लोग ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने। तो यही बात है, यानी कि संकेतों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति कर देना ही कौन सी भाषा है दोस्तों, सांकेतिक भाषा है। तो मेरी बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। तो भाषा होती है दो प्रकार की, दो विकल्प में नहीं है तो आप तीन प्रकार करेंगे। देखो मैं फिर लिख रहा हूं, भाषा दो ही प्रकार की है, दो नहीं तो आप उत्तर तीन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई। अब मौखिक भाषा का मतलब क्या हो जाएगा, मुख से बोलकर। मैं लिख रहा हूं यहां पर परिभाषा, आप लिख लीजिएगा, मुख से बोलकर। ये देखिए, मुख से बोलकर विचार प्रकट करना, मुख से बोलकर विचार प्रकट करना, यह देखिएगा, ये हमारी मौखिक भाषा। और इसको देख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर लिपि चिन्हों। ये देखिए, लिपि चिन्हों के माध्यम से, लिपि चिन्हों के माध्यम से विचार प्रकट करना, लिपि चिन्हों के माध्यम से विचार प्रकट करना। और सांकेतिक भाषा को आप लिख सकते हैं, संकेतों के द्वारा, संकेतों के द्वारा संकेतों के द्वारा विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना या विनिमय करना। ये देखिएगा दोस्तों,
तो हमारी भाषा की तीनों परिभाषाएं आपके समक्ष हैं। संकेतों के द्वारा विचार विनिमय करेंगे तो सांकेतिक भाषा, लिपि चिन्हों के माध्यम से करेंगे तो लिखित भाषा, और मुख से बोलकर विचार विनिमय करेंगे तो मौखिक भाषा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ से जो मैं देखो चिन्ह शब्द मैंने लिखा है इसको देखिएगा जरा। ये जो चिन्ह शब्द है ना, इसको शुद्धि अशुद्धि में कितनी बार पूछा गया है। देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ये चिन्ह शब्द है ना, इसको शुद्धि अशुद्धि में आपने कई बार देखा होगा दोस्तों। और ये जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपका है और इसके नीचे लगाई हलंत चिन्ह, और ये देखिएगा ये है आपका चिन्ह। और आप इसको यदि आप मिलाकर लिखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी न को नीचे लटका दीजिएगा, यानी जब न पूरा होगा तो नीचे आ जाएगा। और आप इसको परीक्षा में इस तरीके से देखेंगे। ये देखिएगा, यानी कि न आधा देखेंगे आप, जो आप इस तरीके का इस तरीके से आप देखेंगे, ये गलत होगा दोस्तों, ये गलत। ये दोनों रूप सही हैं, दोनों में चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला दोनों सही होंगे। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी क्या है आपको ध्यान रखना, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत बिंदी का भी कमाल होता है। हिंदी के अंतर्गत बिंदी का भी अपना एक महत्व होता है, और उसी को ही आप सबको समझना है। और यही बात मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई। चिन्ह शब्द आ जाए तो आपको शुद्ध ये करना है, ये नहीं मिले तो ये तो करना ही करना है। तो ये इस तरीके से चिन्ह, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपके शब्दों में सवाल आया करता है, ये आपके भाष, ये देखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया है प्रकट करना, ये देखिएगा, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। और ऐसा ही भाष एक ये भी आया करता है, ये देखिए, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमक करना, ये देखिएगा। ये आपका शब्दयुग में कई बार सवाल पूछा गया है। और याद कीजिए, यदि आपको ठीक ढंग से याद है तो आप इससे ही शब्द बनाते हो। भास्धन कर, जो चमक करने वाला होता है उसे हम भास्कर कहते हैं। और भास्कर किसका पर्यायवाची हो गया? आपकी सूर्य का पर्यायवाची हो गया। ये भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है। और जब आप इसी चीज को विसर्ग संधि में पढ़ोगे तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आप इस विषय यानी कि बिंदु को इस तरीके से पढ़ोगे। तो ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। बड़े सरलतम तरीके से मैंने आपको समझा दी है दोस्तों। तो अब इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा, मैंने आपको सबको बता दिया है कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा की साधारण जो परिभाषाएं हुआ करती है, उस चीज़ की चर्चा मैंने आप सब लोगों से कर दी। और मैं एक बात और बता देता हूं, जैसे कि आपका जो यानी कि जो ये पढ़ाया मैंने कि आपके ये भाषा के जो मौखिक रूप और लिखित रूप है, जैसे कि ये जो आपका मौखिक रूप है ना, इसके भी आपके दो रूप हुआ करते हैं। एक तो होता है इसका व्यवहारिक रूप, ये देखिए, इसका एक तो होगा आपके व्यवहारिक रूप, मैं इधर लिख रहा हूं, और एक हो जाएगा इसका यानी कि व्याकरणिक रूप, ये देखिएगा। यानी कि एक तो हो गया व्यवहारिक रूप और एक हो गया व्याकरणिक रूप। ऐसे हमारे लिखित भाषा का भी हो जाएगा। जैसा कि मैं ये लिखना चाहूं तो आपके यानी कि यहां लिख रहा हूं, देखिए, यानी कि एक तो हो जाएगा आपके मैंने बोल दिया, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हो जाएगा व्यवहारिक रूप और एक हो जाएगा व्याकरणिक रूप। अब मौखिक दृष्टि से यानी कि भाषा की मौखिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वहां पर आपका उत्तर निकल कर आता है ध्वनि। क्या निकल कर आता है? ध्वनि। और आपकी मौखिक रूप से ही भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि विकल्प में नहीं है, ध्वनि विकल्प में नहीं है। तो अब आपका उत्तर हो जाता है वर्ण। क्या हो जाता है? वर्ण। ध्यान दीजिएगा। तो यह चर्चा रही, इस चर्चा को मैं आगे करूंगा, लेकिन आपका संबंध यहां से भी हो जाता है, तो मैं आपको इस बात को मैं यही छोड़ रहा हूं, ठीक है। लिखित रूप में भी वही बात है आपके, यानी कि दो रूप हो जाएंगे लिखित रूप के। कौन कौन से? एक तो आपका यानी कि हो जाएगा व्याकरणिक और एक हो जाएगा व्यवहारिक। तो व्यवहारिक रूप की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखने के दृष्टिकोण से, लिखने के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई, और आपके यानी लिखने के दृष्टिकोण से आपके यानी व्याकरणिक रूप से सबसे छोटी इकाई। तो वहां पर एक तो हो जाएगा अक्षर, एक हो जाएगा आपका यानी कि वर्ण।
एक हो जाएगा वर्ण और एक हो जाएगा आपका अक्षर। तो ये जो बातें हैं इनकी चर्चा पर आगे चलकर भी करेंगे। और यानी कि ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। बड़े सरलतम तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाया करते हैं। यहाँ से रीट के अंदर कई बार ये सवाल आया कि संकेत, ये देखिए ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संकेतों के द्वारा यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग कौन करते हैं, ये परीक्षा में सवाल आया करता है। यदि देखो, यदि आपका मनोविज्ञान ही परीक्षक को जांचना है तो सवाल किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए मौखिक भाषा, अब ये बताइए लिखित भाषा, और ये है आपकी सांकेतिक भाषा। यहीं से सवाल पूछ लिया कि साहब आपके बालक का मन मस्तिष्क कितना मजबूत है। उस मजबूती को देखने के लिए परीक्षक ने आपसे सवाल पूछा। क्या परीक्षक ने सवाल पूछा कि मूक बधिर बालकों की भाषा कौन सी है, तो आप उत्तर कर देंगे सांकेतिक भाषा। लेकिन सवाल पूछा उसने कि पढ़े लिखे लोगों की भाषा कौन सी है, पढ़े लिखे यानी शिक्षित वर्ग की भाषा कौन सी है। पढ़े लिखे लोग भी छोड़ो, शिक्षित वर्ग की भाषा कौन सी है, तो वहां पर आपकी भाषा कौन सी हो जाएगी। तो आप वहां पर सोच रहे होंगे, देखो मैंने आपकी कुछ समय सेकंडों का आपको अंतराल दिया सोचने के लिए, तो उसका कारण क्या था कि आपको सोचे, तो सोचने का आपका उत्तर निकल के आया कि साहब लिखित, पढ़े लिखे लोग संख्या आपके लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। पढ़े लिखे लोग क्या बोलते नहीं है, बोलते तो हैं, है? क्या संकेतों का प्रयोग नहीं करते, करते हैं ना, कि भैया जल लिया, ऐसी इशारा करते हैं। तो यानी पढ़े लिखे लोग सभी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ का थोड़ा कुछ का ज्यादा। लेकिन सवाल यहां से यह भी आता है कि अशिक्षित वर्ग की भाषा कौन सी है, ये लीजिए। तो अशिक्षित वर्ग की भाषा की यदि मैं बात करता हूं तो फिर आपकी भाषा कौन सी निकल कर आती है, अशिक्षित वर्ग। तो आप जाहिर सी बात है सभी भाषाओं के अंतर्गत जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो आपकी मौखिक भाषा बोलता तो है ना। अरे हमारे दादा परदादा, हमारे चाचा ताऊ फूफे जी, कई लोग आपके यानी अभी भी अनपढ़ देखे होंगे आप लोगों ने। अब मुझे बताइए अनपढ़ तो क्या बोलते नहीं है क्या, क्योंकि भाषा आपके यानी कि जन्मजात नहीं होती, भाषा आपके क्या है हमारे इस सामाजिक वातावरण से सीखी जाती है। इस सामाजिक वातावरण से हम ध्वनियों को ग्रहण ध्वनियों को ग्रहण किया करते हैं। हमारे सब कुछ जो भाषा मंडल है ना ये हमारे आसपास ही घुमा करता है। तो इसके लिए आपके स्कूल कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने से मतलब यह है कि हमारे अनपढ़ लोग भी भाषा का प्रयोग किया करते हैं, मौखिक भाषा को बोलते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते और सभी संकेतों को भी नहीं जान सकते। पढ़े लिखे लोग आपके बहुत सारे संकेतों को जाना करते हैं। तो मेरी बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। अब देखिए भाषा कोई सी भी हो, चाहे आप संस्कृत बोलो, चाहे आप अंग्रेजी भाषा बोलिए, चाहे आप हिंदी भाषा बोलिए, आपकी मन मर्जी आए ना वो भाषा आप बोलो। जैसी भी भाषा आप बोलना चाहोगे ना तो वहीं पर आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी। और किसी भी भाषा का यदि आपको शुद्ध रूप लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो तो फिर आपको किसके ज्ञान की आवश्यकता है। एक बात स्पष्ट आप ये समझ लीजिए कि आपके पटवार की भर्ती परीक्षा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया ये टॉपिक, यूं समझिएगा। यानी कि आपका यानी कि ये जो आपके टॉपिक्स या आपके यानी प्रकरण है आपके शामिल किए गए हैं, क्या कारण है इनके पीछे। बोल तो आप घर पर भी रहे हो ना। तो हमारी भाषा के अंतर्गत ऐसा क्या कारण है जिसको हम यानी कोई सी भाषा हो जिसको हम यानी कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसकी हमको उसके ज्ञान की हमको सख्त आवश्यकता है। यदि उसका ज्ञान हमको प्राप्त नहीं है तो आप शुद्ध लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं। तो आपका एक ही उत्तर लिख कर निकल कर आता है दोस्तों, और वह उत्तर कौन सा है हमारा, जरा ध्यान दीजिएगा। वह हमारा शास्त्र है दोस्तों व्याकरण। ये देखिएगा वह शास्त्र कौन सा है दोस्तों, व्याकरण। ये देखिएगा यानी व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप शब्दों की शुद्ध रचना, शब्दों को आप शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, ये सब कुछ सीखते हो। सुनी हुई ध्वनि की त्रुटि निकालना, ये सब कुछ आप पहचान पाते हो, समझ पाते हो। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण एक छोटा सा ही है, और वो कारण आपके समक्ष है कि आपको व्याकरण का ज्ञान है। आपकी पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत, व्याकरण भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आपकी व्याकरण शामिल की गई है। इसके पीछे कारण क्या है कि आप शुद्ध बोल सके, शुद्ध लिख सके, शुद्ध बोल सके, पढ़ सके, लिख सके, सामने वाले को शुद्ध समझा सके, इसलिए आपके यानी शामिल किया गया है। आपके मैथ शामिल की जाती है, क्यों आपके यानी कि कह लीजिए अब आजकल अंग्रेजी भी, तो अंग्रेजी का प्रयोग वर्तमान समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है।
राजस्थान सरकार ने तो इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी चालू कर दी और गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखिएगा। तो ये बातें क्यों शामिल की जाती है, उसका कारण एक ही है। कारण क्या है दोस्तों, कि व्याकरण के द्वारा आप शब्दों की शुद्ध रूपरेखा को जान पाते हो, और यही हमारी परिभाषा बन जाती है। क्या, कि वह शास्त्र, देखो व्याकरण की परिभाषा भी यही है। मैं लिख रहा हूं, आप लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए वह शास्त्र जिसके द्वारा, वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आदि सीखते हैं, बोलना आदि सीखते हैं, ये देखिएगा, आदि सीखते हैं, उसे भाषा कहते, सॉरी व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और जिसके द्वारा हम सब कुछ सीखते हैं, शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आदि, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि आप यूँ कह लीजिए, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शब्दों के परिष्कृत रूप को पहचान पाते हैं, शब्दों के व्याकरणनिष्ठ रूप को पहचान पाते हैं, शब्दों के व्यवहारिक रूप का शुद्ध रूप पहचान पाते हैं, वो शास्त्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपके यानी कि हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि व्याकरण शास्त्र के द्वारा आप शब्दों के परिष्कृत रूप, मैं लिख रहा हूं देखिए, परिष्कृत रूप, ये देखिए आप, यानी कि यूं कह लीजिए शब्दों की शुद्ध इकाई, यूं भी कह लीजिए शब्दों की शुद्ध इकाई, ये देख लीजिए। आप यूं भी कह सकते हैं व्याकरणिक रूप या फिर व्याकरणनिष्ठ, व्याकरणनिष्ठ रूप, यह देखिएगा। इन सब की पहचान कर पाते हैं, शुद्ध बोलना सीख पाते हैं, तो वह आप किसके द्वारा संभव कर पाते हैं दोस्तों, केवल और केवल व्याकरण के द्वारा। किसके द्वारा, व्याकरण के द्वारा। और व्याकरण जो शब्द है ना, इस परिभाषा के आधार पर आप ये बातें सब समझ चुके हो कि क्या है व्याकरण का महत्व और क्यों शामिल किया जाता है आपकी परीक्षा में। अब यहां से आपकी परीक्षा में क्या सवाल बनता है वो देखिएगा जरा, कि वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों के परिष्कृत रूप को जानते पहचानते, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। जिसके द्वारा शब्दों की शुद्ध इकाई पहचानते, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। जिसके द्वारा हम शब्दों के व्याकरणनिष्ठ रूप को पहचान पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। 3 सवाल आपके बन चुके हैं। अब यहां से परीक्षा के अंतर्गत जो सवाल पूछे गए, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं आपसे, जरा देखिएगा। आपके परीक्षा के अंतर्गत यहां से सवाल पूछा गया था कि आप बताइए कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं। यहां से सवाल पूछा गया था दोस्तों कि आप बताइएगा कि व्याकरण शब्द के अंतर्गत कितने उपसर्ग हैं। यानी कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें से आपको उपसर्ग को छांटना है, तब आप पहचान पाओगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो व्याकरण शब्द है, इसके अंतर्गत आपका वी उपसर्ग है। यह देखिएगा कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारे आ उपसर्ग है। यह देखिएगा
ये देखिएगा। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारी क्री धातु है, यह देखिएगा। और इसी के अंतर्गत हमारे अन प्रत्यय है, यह देखिएगा, अन प्रत्यय है। यानी व्याकरण शब्द इन सब से मिलकर बना है। और संस्कृत की यदि मैं बात करता हूं तो ये संस्कृत में है लुट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लुट प्रत्यय। ये देखिएगा, ये जो अन है ना, ये आदेश होता है संस्कृत व्याकरण में लुट प्रत्यय का। तो यह बात आपके समझ में आई। यानी व्याकरण शब्द में हमारे कितने उपसर्ग निकल कर आए? दो हमारे उपसर्ग है, एक तो हो गया वी उपसर्ग, एक हो गया आ उपसर्ग। अब परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि बताए मूल धातु क्या है, तो हमारी क्री धातु, और प्रत्यय पूछा जाए तो अन प्रत्यय। अर्थात आजकल एक सवाल पूछने का एक नया तरीका और बदला जा चुका है। क्या? वो नया तरीका यह है कि आपके एक प्रकरण को तैयार करने पर एक सवाल नहीं, आपके एक प्रकरण में से दो दो सवाल पूछे जा सकते हैं। दो प्रकरणों का एक सवाल ही बना देते हैं। किस तरीके से? जैसे कि आपसे पूछा जाएगा बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जो संधि और आपके यानी कि उपसर्ग से बना हुआ है, उपसर्ग और संधि से बना हुआ है। इसमें पूछा जाएगा बताइए ऐसा कौन सा शब्द है कि बताइए जो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि उपसर्ग संधि और प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो देखो क्या इसमें सब कुछ हुआ है ऐसा? मेरे साथ लिखते जाना आप, जरा देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे मिलकर बना है। इसकी रचना देखते हैं। देखिएगा, ये तो है हमारा वी उपसर्ग, ये है हमारा आ उपसर्ग, और ये है हमारी क्री धातु, और ये है हमारा दोस्तों अन प्रत्यय। यह देखिएगा, यानी इन सब से मिलकर हमारा शब्द बना है व्याकरण। और व्याकरण से पढ़ने से पूर्व आप बात समझिएगा कि व्याकरण की जो मूल आधार हम पढ़ेंगे वो है हमारी वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है स्वर और एक होता है आपके व्यंजन। जरा ध्यान से देखिएगा। तो स्वर तो ऐसी ध्वनियां हैं जिनको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना आप में स्वतंत्र है। वे अपना आप में क्या है? स्वतंत्र है, उनको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारी व्यंजन ध्वनियां हैं ये वाली, इनको दूसरे की मदद की आवश्यकता है। इनका उच्चारण तब हो पाता है जब इनके अंतर्गत आपके कोई दूसरी ध्वनि का प्रवेश हो। यदि इनके अंतर्गत दूसरी ध्वनि का प्रवेश यानी कि स्वर का प्रवेश नहीं है तो इनका उच्चारण नहीं कर पाओगे आप। जैसे आपने बोला कै, तो कै के अंतर्गत दोस्तों ए मिला हुआ है, ये देखिएगा। और किसी भी व्यंजन में से जब आप स्वर को अलग करोगे तो व्यंजन को उसके दाईं ओर, ये देखिएगा, इधर लिखेंगे आप। तो ये बात भी आपके सबके समझ में आ चुकी होगी। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपके क्या है, वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन में से स्वर को निकालेंगे तो आपके व्यंजन को लिखेंगे आगे की ओर और स्वर को लिखेंगे उसके दाईं ओर। अब जरा देखिएगा, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? जरा देखिए, बिल्कुल शून्यावस्था में। ये देखिएगा, आगे क्या आ गया? आ। ये देखिएगा, और आगे देखिए, मैं क्या इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? देखो ध्यान दीजिएगा, कभी कभार विद्वानों में मतभेद होने के कारण आप इसे रे समझ बैठते हैं। ये रे नहीं है, ये रीश्वर है। ये क्या है हमारा? रे नहीं, रीश्वर है। ये देखिएगा, ये जो आपका ऋषि ऋषि वाला है ना, इसका मात्रा चिन्ह ये ऐसे होता है जिससे आप शब्द बनाया करते हो, जैसे कृत्रिम। ये देखिएगा, आप खूब बनाते हैं पृथ्वी। ये देखिए, ये देखिए, आगे होगी बात समझ में? तो ये जो सब मात्रा लगी हुई ना इनमें, ये रे नहीं है, ये क्या है हमारा? यानी कि रीश्वर है। ये जो मात्रा आप देख रहे हैं तो ये क्या है? रीश्वर है। और पीछे आ रहा है दोस्तों इसके अन प्रत्यय। यह देखिएगा कौन सा प्रत्यय आ रहा है? अन प्रत्यय। अब जरा देखिएगा दोस्तों, इनको देखते हैं कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है क्या। अब जरा देखिए, ये तो हमारा वह ऐसे कैसे, ई के बाद में आ आया, यानी कि असमान स्वर। समान नहीं है। समान कब होता? जब ई के बाद में ई आ जाता। जब ई के बाद में ई आ जाता तो समान हो जाता, लेकिन आपके ई के बाद में असमान स्वर है। ई के बाद में क्या है? असमान स्वर है। तो जरा देखिएगा, ई के बाद में असमान स्वर आए तो हमारे संधि होती है आपकी कौन सी? यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि।
अब जरा देखिएगा दोस्तों, यण संधि का नियम यही है कि आपकी छोटी ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो छोटी ई या बड़ी ई का ये बन जाता है। क्या बन जाता है? ये। तो ये ई और ई का हमने बना दिया दोस्तों ये देखिएगा, ई का क्या बना दिया? ये। तो ई के स्थान पर ये आ गया और वह में से ई निकल गया था तो वह तो आधा और ई भी क्या है? या आपके आधा, यानी स्वर रहित। आगे देखिएगा, ये हमारा आ, कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखिए, क में री मिला हुआ है तो यहां पर तो मैं लिख रहा हूं आपका, ये देखिएगा क स्वर रहित। अब री के बाद में अन, तो जब आप प्रत्यय पढ़ोगे इस स्थिति को देखिएगा, यानी जब आप प्रत्यय पढ़ोगे तो प्रत्यय के अंतर मैं आपको पढ़ाऊंगा नियम नंबर 3, और नियम के अंतर्गत जब मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी स्वर के अंतर्गत आपके सॉरी किसी व्यंजन के अंतर्गत एक ही स्वर हो, यानी एक ही स्वर से मिला हुआ आपके शब्द बन जाए, एक व्यंजन के अंतर्गत स्वर मिला हुआ है और वो एक शब्द निर्माण कर देता है, यानी कि एक शब्द में एक ही स्वर हो, ये समझ लीजिए आप। तब आप उसका गुणवर्धी दीर्घ करते हैं आवश्यकता अनुसार। तो गुणवर्धी जब आप करेंगे तो वो कैसे होगा उसकी चर्चा तो हम करेंगे प्रत्यय के अंतर्गत, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर लिखकर कि री का जब हम गुण करते हैं तब बनता है अर। अब ये अर कैसा बना इसका पढ़ाई, इसको पढ़ेंगे हम प्रत्यय के अंतर्गत। इसको कहां पढ़ेंगे? प्रत्यय के अंतर्गत। मेरी बात समझ में आ गई होगी? इसको कहां पढ़ेंगे? प्रत्यय के अंतर्गत। और यह पीछे देखिएगा दोस्तों अन प्रत्यय, ये देखो यहां तक आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी? इसी की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब आप व्यंजन संधि पढ़ोगे तो वहां पर नियम आएगा री रे और ये से के बाद में न आए तो इस न का हम अणय बनाते हैं। ये देखिएगा, री रे से के बाद में न आ जाता है तो न का हम दोस्तों अणय बनाते हैं। न का क्या बनाते हैं? अणय बनाते हैं। तो मेरी वाली बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। रीरेसे के बाद में न का अणय बनाते हैं। अब जरा देखिए, यानी कि संस्कृत में तो होता है आदेश, संस्कृत में तो इसको आदेश बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदी के अंतर्गत इसको व्यंजन संधि का एक नियम मानकर हम पढ़ते हैं। अब जरा देखिए, रे रे से में से आपको ये रे मिल गया, ये नए मिल गया, इधर भी देखिए ये रे मिल गया, ये नए मिल गया, तो इस नए का क्या कर देंगे दोस्तों? अणय। और जरा देखिए अब आप इसको मिलाते जाओ, वह के बाद में ये आया तो वह रह गया आधा। ये देखिए, यह के अंतर्गत आ मिला तो यह क्या बन गया दोस्तों? या। ये देखिएगा, आगे देखिए कै के अंतर्गत इसमें देखो ये ए मिल गया तो कै भी क्या हो गया? पूरा। ये देखिएगा, और ये देखिए रे में ए मिल गया तो रे भी क्या हो गया दोस्तों? पूरा। ये देखिएगा, और न का अणय कर दिया है तो ये अणय। अब जरा देखिए दोस्तों, क्या बताइए हमारी रचना बन चुकी है सही तरीके से। अब इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, संशय का कोई कारण बचा भी नहीं है, संशय का कोई कारण इसके अंतर्गत बचा भी नहीं है, और आप समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों ये वाली बात आप सबके समझ में आई कि हमारे यानी कि व्याकरण शब्द की रचना किस तरीके से हुई है, और इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक की बात आप सब लोगों की समझ में आ गई होगी। अब परीक्षा के अंतर्गत सवाल आए कि बताइए व्याकरण शब्द में हमारे कितने उपसर्ग हैं, व्याकरण शब्द के अंतर्गत हमारे कितने उपसर्ग हैं, तो हमारे 2 उपसर्ग निकल कर आए दोस्तों, एक तो वी उपसर्ग और एक हमारा आ उपसर्ग। यह देखिएगा, परीक्षा में पूछा जाए मूल धातु क्या है तो क्री धातु, और क्री धातु का आप क्या बना रहे हैं? कर। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये र बना हुआ आधा है और एक है। आगे होगी बात समझ में। आगे देखिएगा, फिर आप किसमें प्रत्यय निकल कर आया? कौन सा? अन प्रत्यय। इन सब से मिलकर ही हमारा ये शब्द बना है। कैसे बना है उसकी चर्चा फिर मैं एक बार बताऊं, तो कठिनाई सा है तो आप एक बार और समझेंगे तो आ जाएगा। देखिए वी आ क्री और अन, ये देखिए वह में क्या मिला हुआ है? ई, आगे क्या है? आ। ये देखिए ऐसे कैसे लिख रहा है जैसे लिखा हुआ है, कोई संशय नहीं, ये क्री अलग करके लिखा है और कुछ नहीं किया। ये देखो, अब देखो ई के बाद में असमान स्वर आए तो आपकी यण संधि का नियम यही होगा कि ई के बाद में असमान स्वर आए तो इस ई का बन जाता है ये देखो ये रहा। आगे होगी बात समझ में। ई का क्या बन गया? ये।
तो यह हमारे ई का ये बन गया है। अब जरा देखो वह ऐसे कैसे है, ई का ये बना दिया है, आ का आ ऐसे कैसे है। तो यहां तक की बात समझ में आई। कै में से डी मिला हुआ है, और जब आप प्रत्यय पढ़ोगे तो यही नियम आएगा दोस्तों आपके वहां पर प्रत्यय के अंतर्गत कि जब मूल धातु या मूल शब्द में एक ही स्वर हो तो उससे आवश्यकता अनुसार हम गुणवृद्धि करते हैं, और जब इसकी गुणवृद्धि हम करेंगे री का तो क्या बना देंगे, अर। तो ये अर बन गया। तो ये देखो इन सबको यहां तक बन गया। ये जैसे मिलाया तो कै में तो ए मिल गया, कै पूरा हो जाएगा, और ये रे में ये ए मिल जाएगा तो रे भी पूरा हो जाएगा। और पीछे नैकाण है तो हमारे व्यंजन संधि में ये नियम आएगा। संस्कृत में आदेश होता है रीरेसे के बाद में नैका अनय कर देते हैं, तो ये है हमारे यानी कि नियम के अनुसार रीरेसे में ये नैका और नैका कर दिया हमने अनय, और हमारा शब्द बना दोस्तों व्याकरण। इसी शब्द रचना के साथ आपकी एक परिभाषा और तैयार हो गई। ये देखिए आप यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उतार भी सकते हैं, वापस बैक लेकर पढ़ भी सकते हैं दोबारा। तो देखिएगा यानी कि इसी शब्द रचना के साथ आपकी एक परिभाषा और तैयार हो गई, और वो परिभाषा क्या है दोस्तों, वो परिभाषा यह है कि वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों की मूल प्रकृति, ये देखो शब्दों की मूल प्रकृति, उनके प्रत्यय, उनके उपसर्ग आदि का पता लगा लेते हैं, जिसके द्वारा शब्दों की मूल प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का पता लगा लेते हैं, जिसके द्वारा हम नए सार्थक शब्दों की रचना करना सीख जाते हैं, नए सार्थक शब्दों की रचना करते हैं, उसी शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। उस शास्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों, हम व्याकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह आपके व्याकरण की परिभाषा संपन्न हुई। तो ये बात आपके समझ में आई, आपने इसको लिख लिया। अब मैं इस परिभाषा को लिख देता हूं, आप लिखिएगा मेरे साथ। लिखिए लिखिए वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों की मूल प्रकृति प्रत्यय, उपसर्ग आदि का पता लगाते हैं तथा जिसकी सहायता से नए सार्थक शब्दों की तथा जिसकी सहायता से नए सार्थक शब्दों की रचना करते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस परिभाषा के आधार पर आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होगी, और इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ आपकी इस कक्षा को विराम देते हैं और मिलते हैं आने वाली क्लास के अंतर्गत। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। जो मैंने आपको पढ़ाया इसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे।
मिलते हैं आने वाले कल, तब तक आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।